हेलो एवरीवन। स्वागत है आज क्लास के अंदर। क्लास नंबर है 43 और चैप्टर हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन चल रहा था। देखिए आज की इस क्लास के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस, 3 एग्जांपल लिए, 3 बड़े एग्जांपल लिए, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन को इन्वॉल्वमेंट करें तो हमारे पास में करीब आप मानकर चलिए 40-30-40 क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन मिलाकर। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में बनते हैं, उस तरह क्वेश्चन हैं ये। कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है तो उन पर हम ध्यान देंगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए फर्म you are required to find out the expense allow आउट ऑफ बिजनेस इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। तो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आपको बताना है कि एक्सपेंस अलाउ है या नहीं है। पहला इन्होंने बोला है कि गुड्स वर्थ विच 4,000 वाज डैमेज ड्यू टू रेन। तो देखो बारिश के कारण भी जो 4,000 रुपये जो नुकसान हुआ है वो आपको अलाउ होगा। पहली बात 4,000 रुपये आपको अलाउ है। इसका आंसर नीचे मैं केवल इतना बोलूँगा अलाउ है। गुड्स होते 5,000 वर्थ यूज है डोमेस्टिक पर्पज। तो डोमेस्टिक पर्पज आप घरेलू काम ले लिया तो वो आपको बिजनेस के रूप में एक्सपेंस के रूप में अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउ हो जाएगा वो। तो ये तो आपको अलाउ हो गया। 1,000 वाज पेड है डैमरेज। तो क्या होगा, आपको देरी कारण, विलम्ब कारण डैमरेज शुल्क आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमको देरी हो गई या जैसे हमने रेलवे से मंगाया तो रेलवे को पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट से मंगाया तो उस सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो ये भी आपको अलाउ होगा, नॉर्मल बिजनेस के अंदर माना जाएगा। तो 4,000 रुपये डैमेज हो गया किसी कारण से, वो भी अलाउ होगा। रेन के कारण से अलाउ हो गया, वो भी अलाउ होगा। 1,000 पेनल्टी देने पर वो भी अलाउ होगा। 5,000 का निजी उपयोग कर लिया वो अलाउ नहीं होगा आपको। एन एम्प्लॉय वाज टर्मिनेटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस कंपनसेशन फॉर 20,000 वाज पेड। तो बिजनेस के इंटरेस्ट के अंदर है ना, ये टर्मिनेट कर दिया और 20,000 दे दिए ना, तो ये अलाउ होंगे। 30,000 वार्ड पेड टू अनदर एम्प्लॉय इन कंपनसेशन एज पर द वर्क कमीशन एक्ट। तो इसके अंदर भी यदि आपने किसी एम्प्लॉय को बाहर निकाला तो वो भी आपको 30,000 रुपये अलाउ होगा। इन एडिशन इट एक्स ग्राशिया पेंशन 10,000 वाज पेड विडो ऑफ द एम्प्लॉय। तो एक्स ग्राशिया मतलब इसको उपकार के परोपकार के रूप में एक पेंशन दी 10,000 रुपये की, और उसको विडो को पेंशन दी है। पेंशन स्कीम की तहत नहीं दी, एक्स ग्राशिया पेंशन स्कीम दी है। एक्स ग्राशिया से मतलब यहाँ पर दिया है उपहार स्वरूप दे दिया, मतलब एक दया की भावना के रूप में उदारता वंश दे दिया आपने। तो ये फिर ये डिसअलाउ हो जाएगी, एक तरह से आप पर्सनल चैरिटी में जाएगा तो ये डिसअलाउ हो जाएगी। इसके बाद में बात की रेंट पेड फॉर हाउस, ये जो 40,000 हाफ ऑफ यूज बिजनेस सेल्फ नहीं सॉरी यूज एज सेल्फ रेसिडेंस। तो आधा जो घर है इसका सेल्फ रेसिडेंस, मतलब आधा फिर आप कहीं के लिए मानोगे, बिजनेस के लिए मानोगे, तो आधा इसका बिजनेस वाला है वो अलाउ हो जाएगा, मतलब 20,000 इसके अंदर से अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करिए 10,000 वाज इनकर्ड ऑन ए पैशन शो। तो पैशन शो आपने किया है, हो सकता है आपको बिजनेस का कहीं का पैशन था, मतलब आपको मान लो शूज का था या फिर आपका कपड़ों का था, आपने इस कारण पैशन ऑर्गेनाइज करवाया तो 10,000 रुपये आपको अलाउ होगा। पैशन शो किया है, मतलब आपको आपकी वस्तु को डिस्प्ले करना था इस कारण। 5,000 वाज पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सोविनियर और ए पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के संबंध किए गए खर्च आपको डिसअलाउ हो जाएंगे, तो ये आपको अलाउ नहीं होगा। 5,000 रुपये 10,000 रुपये आपको अलाउ है। जीएसटी 50,000 रुपये, इनकम टैक्स 20,000 वार पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इसमें देखो जीएसटी और इनकम टैक्स दो चीज़ों को पेमेंट करिए। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये तो आपको अलाउ होते हैं, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, चाहे जीएसटी हो, सब कुछ अलाउ होता है। इनकम टैक्स आपका नहीं अलाउ होगा, इनकम टैक्स कभी भी अलाउ नहीं होता है आपको। फॉर दिस पर्पज 10,000 वाज पेड प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न अपील एक्सपेंस इक्वली फॉर बोथ टाइप टैक्सेस। ये बताया गया है कि 10,000 रुपये हमें ना, मतलब एक तरह से हम सीए से ऑडिट कराते या किसी को हमने एडवोकेट को हायर किया हमने, या लीगल हमने अपील करी, वहाँ पर हमने सेटिस्फाई नहीं थी किसी चीज़ से, जीएसटी से, इनकम टैक्स रिटर्न से। तो इस तरह से हमने लीगल एक्सपेंस या आईटीआर फाइल करने जो खर्चे हैं वो 10,000 अफोर्ड करने पड़े। वो 5,000 रुपये तो जीएसटी के लिए, 5,000 इनकम टैक्स के लिए। यहाँ पर ये बोला है कि 10,000 इक्वली। तो देखिए इनकम टैक्स खर्चे के रूप में अलाउ नहीं है। इनकम तो तब इनकम होती तभी इनकम टैक्स दिया जाता है। जीएसटी हम खर्चे के रूप में अलाउ है, लेकिन 10,000 में 5,000 जो दोनों जगह दिए हैं वो दोनों ही की जगह 5,000 दोनों जगह अलाउ होंगे, मतलब पूरा पूरा 10,000 आपको अलाउ होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के जो खर्चे होते हैं, जो सीए को जो अपन पेमेंट करते हैं, वो आपको खर्चे के रूप में अलाउ होगा, और जीएसटी का अलाउ होगा। 2,000 वाज पेड फॉर ए पार्टनरशिप डेट एक्सेस। पार्टनरशिप डेट के लिए कभी दिए गए खर्चे कभी अलाउ नहीं होते हैं, क्योंकि वो उसकी संपदा मान ली जाती है, उस पार्टनरशिप डेट को एसेट्स के रूप में शो कर लिया जाता है। एट 5,000 फॉर रजिस्ट्री ऑफ हाउस विच रिलेटेड टू बिजनेस। तो 5,000 रुपये रजिस्ट्री चार्ज दिए, ये भी आपको अलाउ नहीं होंगे। बताओ क्यों अलाउ नहीं होंगे? है तो है बिजनेस हाउस ही हम ले रहे हो, हाउस तो हम ले रहे हो, कहीं ले रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो आप, मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी बना रहे हो। लेकिन ये 5,000 में आपकी कैपिटल एसेट्स बनेगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, ना कि एक्सपेंस के रूप में अलाउ होगा। सेम वो पार्टनरशिप डेट भी आपकी एसेट्स बनती है। पेनल्टी ऑफ 8,000 वाज पेड नॉट सप्लाई गुड्स एज पर टेंडर। तो आपने एक मतलब पेनल्टी की पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सप्लाई करना था, सप्लाई आप नहीं कर पाए, तो ये भी अलाउ होगा आपको। नॉर्मल प्रैक्टिस में तो करिए आपने, ठीक है। आपको भी 8,000 नुकसान हो रहा है तो इनको टैक्स डिपार्टमेंट खर्चे रूप में शो करोगे इसे। दिवाली एक्सपेंस है 3,000 रुपये। दिवाली देखो, दिवाली एक्सपेंस क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल ट्रेड के अंदर आप दिवाली पर खर्च करते हो, भाई पूजन वूजन कराना है, पंडित जी को बुलाना है, कुछ भी आपको एक्सपेंस करते हो, या डेकोरेशन कराना है, तो ये सारे खर्चे इस तरह के अलाउ होते हैं आपको। जो भी आप फंक्शन त्यौहार पे करते हो, चाहे मकर संक्रांति करते हो, सब बिजनेस के अकॉर्डिंग अलाउ है ये, ठीक है। लेकिन रीजनेबल रेट होनी चाहिए। इनकम टैक्स से जो ऑफिसर वो सर्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपका बिजनेस का जो टर्न ओवर है साल भर टर्न ओवर 10 लाख का है, बिजनेस का प्रॉफिट है हो रहा है अपना 2.5-3 लाख रुपये, उसके अंदर आप 50,000 रुपये बोलो कि मैं दिवाली एक्सपेंस खर्च कर रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट फेयर। चैरिटी अमाउंट
चैरिटी अमंग पुअर्स, 10,000 रुपये का आपने दान दिया तो दान बिल्कुल डिसअलाउ है। चैरिटी बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको देखा था पेंशन दी थी, विधवा को भी अलाउ नहीं थी हमारे पास यहाँ पर। आगे बताया कि लॉस हुआ है 14,000 रुपये का इनकर्ड ड्यू टू पिक पॉकेटिंग वाइल गोइंग टू डिपॉजिट मनी इनटू बैंक। देखो ये 14,000 रुपये खर्चे, इसके बारे में आपको बता दूँ, यदि आपको कोई कैश का लॉस दो प्रकार से होता है। कैश का लॉस एक तो हो गया कि आपकी बिजनेस के वहीं से हो गया, बिजनेस के वहीं से मतलब जहाँ भी आप कैश रखते हो, जो भी आपके सेफ अलमीरा है, आपका जो ऑफिस है वहीं से हो गया। मतलब इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कैश का जो लॉस है वो दो जगह से हो रहा है, एक तो ऑफिस से हो रहा है और एक बैंक के आने जाने के समय से हो रहा है। तो जो ऑफिस वाला है वो डिसअलाउ है। ऑफिस वाला जो ऑफिस में बड़े बड़े वहाँ पर खर्च पैसा चोरी हो गया तो वो डिसअलाउ है, ठीक है ना। उसका पीछे रीजन यूँ है कि नहीं तो हर दिन ही व्यक्ति अगर कोशिश करेगा जानबूझकर अपना पैसा चोरी करवा देगा और पैसे चोरी करा कर बोलता रहेगा साहब मेरे तो डेली डेली चोरी हो रही है, मेरे तो बहुत नुकसान हो रहा है, तो इनकम टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा और ब्लैक मनी इकट्ठी कर लेगा वो। तो इस तरह की जो चीज़ें वो होगी नहीं और इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है। बैंक के समय लाते जाते गवर्नमेंट सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर रखा है कि बैंक आते जाते समय यदि आप पूरी व्यवस्था के साथ में गए थे और फिर भी आपसे कोई लूटपाट हो गई, चोरी हो गई है, तो उसमें आप बाहर पब्लिक पैलेस में थे, वहाँ पर आप पूरी सिक्योरिटी हर जगह में इतनी से हाई सिक्योरिटी नहीं रख सकते, तो वो तो आपको खर्चे के रूप में अलाउ हुआ। तो यहाँ 14,000 रुपये वो अलाउ होंगे क्योंकि ये तो पिकअप पॉकेटिंग वाइल गोइंग टू डिपॉजिट मनी बैंक, बैंक पे ज़्यादा समय ऐसा हुआ है ये। 35,000 वर इनकर्ड टू चेंज कार इंजन फ्रॉम पेट्रोल टू डीजल। तो मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी खर्चा करते हो जिससे कि आपके एक्सपेंस कम हो जाएंगे। पेट्रोल ज़्यादा महंगा था, डीजल का एवरेज ज़्यादा होता है और डीजल कम कॉस्ट में आता है, तो आपको 35,000 रुपये आपको ये अलाउ होंगे खर्चे के रूप में, एक्सपेंस के रूप में अलाउ होंगे ये। फिर इसके बाद टैक्स है, आपको बताइए टैक्स की बात करी गई है। टैक्स ऑफ 3,000 वॉज पेड ऑन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर्स। तो 3,000 सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दिया। तो देखिए सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो टैक्स होते हैं, प्रतिभूति लेन देन करता है या कमोडिटी टैक्स, ये सब के सब अलाउ होते हैं। लेकिन आगे पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारा सेल्स ऑफ शेयर्स। आगे बोला गया दिस शेयर आज हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट। तो हमने ये जो इन्वेस्टमेंट के रूप में रखे हुए थे, मतलब हमने इनको, हम इनका बिजनेस नहीं करते, हम क्या इन्वेस्टमेंट रखने का बिजनेस नहीं करते, बल्कि हमने इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा हुआ था। इन्वेस्टमेंट के रुकने की दशा के अंदर ये अलाउ नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आपने रिगार्डिंग परचेज में दिया है, सेल्स में दिया है, तो परचेज के टाइम पर तो वो ऐड कर देंगे उसकी कॉस्ट में, और सेल्स करते समय उसका जो भी पार्ट है वो माइनस कर देंगे, जो कि आपने थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर ये पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आया होगा। ये सेम वैसा का वैसा ही यहाँ पर चलेगा, जो अकाउंटिंग में पढ़ा था सेम वैसा ही यहाँ पर है। मतलब क्योंकि इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा है, तो इन्वेस्टमेंट के रूप में जैसे आप इन्वेस्टमेंट, जैसे आप एक मकान खरीदते हो उसकी रजिस्ट्री चार्ज उसी में ऐड कर दें, वैसे ही एक इन्वेस्टमेंट के रूप में आपने शेयर खरीदे उसके जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो उसी में ऐड कर देंगे। सेल करते समय उसमें वापस माइनस कर देंगे, उसकी सेल्स वैल्यू कम कर देंगे। तो ये हमने किया हुआ ट्रीटमेंट वैसा का वैसा सेम ऐसा का चलेगा, जो अकाउंटिंग में था वही इनकम टैक्स मिलेगा। तो यहाँ पर ये डिसअलाउ हो चुका है इस कारण। तो इसका आंसर ये रहा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी से वो नीचे लिखी हुई है। अब आगे मैं एक और एग्जाम्पल 6.8 वो भी मैं आप यहाँ पर ले रहा हूँ। From the following information, Shri Kamal Kishore Bansal, you are required to find out the allowed expense and taxable income under the head of income from business and professional for the assessment में 2020-21। He paid 2,000 for a professional tax बिल्कुल अलाव है, प्रोफेशनल टैक्स बिल्कुल अलाव है। 4,000 स्पेंड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द टू एप्रिशिएशन एंड एपिटेंसी। तो एपिटेंसी के लिए ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया है, जो कि इस पर एपिटेंसी एक्ट के लिए जरूरी था वो करना, तो 4,000 वो भी अलाव है बिल्कुल। ही ऑब्टेन ए टेलीफोन रेगुलर स्कीम बाय डिपॉजिट 3,000। तो टेलीफोन चार्ज आपको लेना था थी से, और आपने बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस में आपने पेमेंट किया, 3,000 बिल्कुल अलाउ होगा आपको। एक कॉमर्शियल बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड, मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। विच फैन एंड ट्यूबलाइट्स 10,000 वर फिक्स। तो देखो ये फैन और ट्यूबलाइट जो 10,000 फिक्स किए हैं, ये सब बिल्डिंग की कॉस्ट के पार्ट ही बनेंगे, तो इस कारण ये एक्सपेंस के रूप में डिसअलाउ होंगे। ये आपकी बनेगी कैपिटल एसेट्स बनेगी, तो ये यहाँ पर डिसअलाउ है। सम ऑफ ट्यूबलाइट्स फिक्स अर्लियर वर रिप्लेस ऑन द 31 मार्च 2020 बाई एक्सपेंस 500 रुपये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनमें से जो भी अर्लियर में हमने जो ट्यूबलाइट लगाई थी उनमें कुछ आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी क्योंकि खराब हो गई थी, इसके कारण 500 देने पड़े। हाँ, तो एक बार का जो खर्चा, पहली बार हम खिड़कियाँ लगाते हैं, पहली बार हम ट्यूबलाइट लगाते हैं, सब बिल्डिंग कॉस्ट में बनते हैं, इसके बाद में अगली बार उन्हें रिप्लेस वगैरह करना पड़ता है, उनमें खराबी आती है, तो वो सब खर्चे के रूप में अलाउ होगी। तो 500 रुपये एक्सपेंस के रूप में अलाउ है, लेकिन 10,000 रुपये आपको नोट अलाउ जाए, क्योंकि ये क्या बनी कैपिटल एसेट्स, ये कैपिटल एसेट्स बन जाएगी। ये तो ये नहीं बनेगी, ये रिपेयर मेंटेनेंस हो जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ईयर ही पेड 4,000 फॉर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, 3,000 रुपये लॉस फॉर प्रॉफिट पॉलिसी। दोनों ही अलाउ है आपको, कोई पर्सनल आपकी लाइफ के लिए नहीं है, दोनों ही अलाउ है आपको, ठीक है ना। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी फायर के लिए ली है और काई के लिए ली है आपने, और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए लिया है। लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब आपको प्रॉपर्टी जो नुकसान हुआ, माल को नुकसान हुआ, जो अलग। वी आर परचेजिंग ए मेटेरियल ही पेड 0.5% इट इज ना, सॉरी, दैट इज
डेट इज है आपका 500 इज रिलीजियस पर्पस अकॉर्डिंग द जनरल बिजनेस कंडीशंस। तो आपकी धार्मिक मान्यता थी कि आप जब बिजनेस परचेज करोगे, कोई सा वैसा व्यवसाय आप कर रहे हो कुछ, जहाँ पर आपने धार्मिक मान्यता ले रखी थी कि जब मैं इस तरह का स्टार्ट करूँगा तो इसका ½ और 500 रुपये वो बना, तो वो माल में डोनेशन, क्या मतलब क्या बताया गया था, रिलीजियस मतलब धर्म के पर्पज से खर्च करूँगा। जैसे कि मेरा कोई बिजनेस चला है, कपड़ों का बिजनेस है, या फिर मेरे पास में कुछ ऐसा स्टॉक है जिनको मैं पर्टिकुलर मंदिर पे जब वहाँ से उठाता हूँ माल केरल, तो वहाँ से मैं खर्च कर देता हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। हर बार ये था कि ½ मैंने फिक्स करवाया, तो ये नॉर्मल मैंने प्रैक्टिस बना रखी है। हावर फिर आगे बोला गया, हावर जो सप्लायर, जबकि सप्लायर इज गुड हैज नॉट बीन यूटिलाइज कस्टमरी चार्जेस फॉर रिलीजियस पर्पज, जबकि जो लेने सप्लायर गुड्स है जिसने कि चार्जेस लिया है, वो उसने मतलब, जैसे आप क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे आपको कई जगह हमने शॉपिंग करने देखेंगे जब आप गुड्स लेते हैं वहाँ पर, तो वो कुछ अमाउंट एडिशनल ले लेंगे। जैसे आपको 1 लाख का माल लिया तो हमसे 500 या 5,000 रुपये ज़्यादा ले लेंगे, और ये बोलेंगे कि ये धर्मान के लिए जा रहे हैं, गोरक्षा के ट्रस्ट के लिए, इसके लिए जा रहे हैं, इस धर्म के नाम पे लिए जा रहे हैं। बट क्या होगा, वास्तव में जरूरी नहीं है वो उस चीज़ का यूज़ करे ही सही, हो सकता है उसका यूज़ नहीं करे और वो अपने निजी यूज़ में कर ले। तो हमें नहीं मतलब है कि वो यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस में था वहाँ से बिजनेस लेने की एक नॉर्मल ट्रेड बना रखी थी। ऐसे बहुत सारे बाजार इंडिया के अंदर जहाँ पर ये नॉर्मल प्रैक्टिस बनी हुई है कि हम पर्टिकुलर वहाँ के एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, किसी धार्मिक संस्था को डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पर एक प्रैक्टिस बना रही है कि इतने रुपये में लेंगे। तो इस तरह का जो खर्चा है वो आपको अलाउ होगा, इस तरह खर्चा मिला होगा, भले ही वो बाद में उस पैसे को यूज़ कर नहीं कर। जो सप्लायर जिससे हमने माल लिया उसको हमने पैसा दे दिया 500 रुपये एक्स्ट्रा, इस बात के लिए दिया था कि दरमाद के दे दे, लेकिन उसने रसीद भी दे दी इस बात की है, लेकिन उसने काम में नहीं लिया। ही मेड ए अरेंजमेंट विथ ए बैंक ऑफ द प्रोवाइड हिम ए लोन 1 लाख रुपये इन केस ऑफ नीड टू विच पेड ए कमिटमेंट चार्ज 2,000 रुपये फॉर द ईयर, हाउएवर दिस लोन इज नॉट येट ऑब्टेन। तो आपने बैंक से एक साथ एग्रीमेंट किया जिसमें 2,000 रुपये आपको देने पर दिए, और आपने 1 लाख के केस फैसिलिटी बनवा ली कि जैसे हमें जरूरत होगी वैसे हम तुरंत हमें 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, और आपने साल भर से 1 लाख काम में नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये संभावना लग रही थी। आपने 1 लाख रुपए की फैसिलिटी लेने के लिए 2,000 रुपये पेमेंट किया, ताकि भाई आप 1 लाख रुपये कभी भी बैंक से ले सकते हो। आपको संभावना लग रही थी कि आप ले सकते हो उस काम को, लेकिन आपने नहीं लेना पड़ा, वो एक अलग बात है, आप नहीं ले पाए, लेकिन आपको 2,000 रुपये खर्चे के रूप में अलाउ होंगे, ठीक है। ही स्पेंड 8,000 टू कंट्रोल पॉल्यूशन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हित के अंदर आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 8,000 रुपये का पेमेंट किया है आपने, तो ये अलाउ होगा आपको, बिल्कुल अलाउ होगा आपको। गिफ्ट ऑफ 1,000 वर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द गवर्नमेंट ऑफिसर, देखिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिया है आपने, ठीक है। टू कीप देम हैप्पी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के हित के अंदर आप उसने कुछ करना चाहते हो, बिजनेस के हित में कुछ तो कर लिया आपने, 1,000 रुपये दे भी दिया आपने, लेकिन ये करप्शन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर को दिया तो ये क्या कहलाएगा, करप्शन, और करप्शन आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है, डिसअलाउ है ये, ठीक है। इसका आंसर ये रहा, कुछ सब कुछ लगभग मैंने सही आंसर ही बताए होंगे आपको, यदि फिर भी हो तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, इसमें रीजन से नीचे लिखे हुए हैं। अब आगे लेते हैं एक और लास्ट एग्जाम, ये थोड़ा बड़ा है, इसको देखिए। 6.9 From the following information of Shri Mahesh, you are required to find out the allowable expense for the business income for student 2020-21. He having a computer which is used the private use as well as business purpose, equal portion on this computer expense of electricity, repair, interest and everything 6,000, 5,000, 10,000 और 12,000 respectively. There is no other assets in the block. ये बताया गया कि हमारे पास में इस तरह का कंप्यूटर था जिसके ऊपर हमने साल भर इतने रुपए खर्च कर दिए, हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि कंप्यूटर इतना महंगा तो आता ही नहीं जितना इसने खर्च कर दिया है, तो या तो अमाउंट ये बहुत कम होनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी हमें मान लिया, मान लेते हैं वो सुपर कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो इसने साल भर इतने रुपये इस पर खर्च किए और दोनों की जगह ये इक्वली पोर्शन में काम लेता है, इतना आधा बिजनेस में और आधा ही कहाँ पर काम में लेता है, ये यहाँ पर अपने काम में लेता है, बिजनेस में काम लेता है, आधा ही अपने होम पर्सनल यूज में काम लेता है, प्राइवेट यूज में काम लेता है। तो आधा जो बिजनेस में काम लेता है सबका सब आधा लाभ हो जाएगा, 6 का आधा, 5 का आधा, 10 का आधा, 10 12,000 का आधा, सबका आधा आधा पोर्शन आपको लाभ हो जाएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही पेड 10,000 एज ए इंटरेस्ट टू ए नॉन रेसिडेंटल आउटसाइड ऑफ इंडिया on which no TDS was made. However, this non-resident paid tax on income in the time, therefore SSC was not treated as a SSC in default. बड़ा ही अच्छा गंभीर क्वेश्चन है, आपको बताऊं कि आपको कैसे मानना है इसको। पहली बात तो ये देखिए कि आपको एनआरआई को पेमेंट है, नॉन एनआरआई को पेमेंट है, विदाउट टीडीएस तो है, ठीक है। विदाउट टीडीएस दो के डरता है, एक तो एनआरआई को और रेजिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये पेमेंट एनआरआई को, तो एनआरआई को आपने पेमेंट किया, ठीक है। अब इसमें क्या ये रिलेक्सेशन आपने दिया है, अब ये हमने कुछ नहीं बोला, सैलरी का नहीं मानेंगे हम, इसे ना उसी का मानेंगे, रिलेक्शन खाएंगे मानेंगे इसे,
एक्सपेंस का मानेंगे। वहाँ दो ऑप्शन है हमारे पास में कि आप सैलरी का मान रहे हो या इसका मान रहे हो, एक्सपेंस का मान रहे हो। और आरआई के जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर केवल सबको मिलाकर एक ही प्रोविजन था, चाहे आप सैलरी का पेमेंट करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। अब आपको ये बताया गया कि आप 10,000 पेमेंट तो कर दिया आपने, विदाउट टीडीएस है तो जाहिर सी बात है नोट अलाउ हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति जिसने भी ये इनकम लिया था उसने टाइमली उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स भरता था वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और वो इनकम टैक्स जमा करा दिया। इस कारण आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं खिलाए, मतलब आपका जो सामने वाला जिसको पेमेंट रिसीवर था वो बड़ा अच्छा आदमी था, नेकी आदमी था, उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सब टाइम पे फाइल कर दी, जो भी उसको चार्ज देना था टैक्स के रूप में वो उसने टैक्स पे कर दिया। इस कारण आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, एसएससी डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, इस कारण आपको 10,000 ये एक्सपेंस के रूप में अलाउ हो जाएगा। ये मैंने लिखवाया था रिलीफ इन प्रोविजंस, एक वर्ड काम में लिया था, इससे नए पीछे वाली क्लास में जाएंगे तो मैंने दोनों प्रोविजंस आपको बताया, फिर बाद में लिखा था रिलीफ इन प्रोविजंस। रिलीफ इन प्रोविजंस ये बताया गया था कि सामने वाला जो लेने वाला है वो यदि टाइम पे जमा करा देता है, अपना पैसा वैसा कैसे भी जमा करा देता है, तो आपको ये छूट मिल जाएगी, आपको ये खर्चा के रूप में अलाउ हो जाएगा। तो ये 10,000 यहाँ पर खर्चे के रूप में अलाउ हो गया। क्यों अलाउ हो गया? ऐसा नहीं अलाउ था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने दया कर दी उसने कि उसने सबको टाइम पे सारा काम कर दिया, मतलब आपका जो टैक्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जमा हो ही गया। जो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो आपने नहीं निभाई, लेकिन सामने वाले पार्टनर ने निभा लिया आपकी। During the previous year 1890 he has paid 20,000 as a salary outside India to NRI employee on which TDS 4,000 were required but not made। तो प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। देखो प्रीवियस ईयर की बात की जा रही है आपका 18-19 प्रीवियस ईयर के लिए जो असिस्टमेंट ईयर है वो लागू हो गया आपका 19-20। तो देखिए असिस्टमेंट 19-20 के अंदर जो आपको पिछले क्लास में क्लियर लिखा हुआ था कि असिस्टमेंट 19-20 के अंदर पूरा जो खर्चा है वो नोट अलाउ हो जाएगा। और असिस्टमेंट ईयर आपके जो 20-21 है उसके लिए ये बात की गई थी कि अब इनको है ना जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, उसको भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तहत ही आप काउंट करोगे, उसी की तरह आप ट्रीटमेंट करोगे। वापस से सुन लेना, प्रीवियस ईयर 18-19 का पेमेंट है 20,000 रुपये, जिसमें 4,000 रुपये टीडीएस बनना था, वो आपने नहीं कटा। प्रीवियस ईयर का है आपका 18-19, अब आपने नहीं काटा, इसका असिस्टमेंट ये कितना बन गया 19-20 तक जितने भी आपने खर्च किए थे इस तरह के वो पूरे नोट अलाउ था, 100% नोट अलाउ। सिंपल सा वन वर्ड आंसर था, नोट अलाउ। लेकिन असिस्टमेंट 20-21 से, अब 20-21 जो अभी ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर असिस्टमेंट 19-20 ही इस क्वेश्चन के अंदर से ये चीज हो गई है कि एनआरआई को आरआई की इक्वल माना जाए। एनआरआई को जब आरआई के इक्वल मानोगे तो आपका जो पीछे वाली क्लास में नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने जो रूल्स बताया था 30% वाला कि आपको डिसअलाउ हो जाएगा, 70% अलाउ होगा, वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर सैलरी के संबंध में। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी हम ये मार्क करते हैं एस्टिमेट ईयर 19-20 का, तो ये नोट अलाउ हो गया। तो ये 20,000 रुपये इस समय नोट अलाउ हो गया। आपको बात करूँ सीधी बात, कहाँ पर वापस जाता हूँ मैं, कहाँ पर गया क्वेश्चन अपना, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो ये 20,000 है, 20,000 रुपये आपको नोट अलाउ हो गया उस समय। कब अलाउ नोट अलाउ हो गया था? ये अलाउ हो गया था आपको प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, 4,000 रुपये टीडीएस था। फिर बाद में बताया कि आउट ऑफ द सैलरी 20,000 बिलोंग टू प्रीवियस ईयर 19-20। अब बात करिए कि 19-20 का जो प्रीवियस ईयर था उसकी बात करिए, तो उसके लिए असिस्टमेंट ईयर कितना हो गया 20-21 जब असिस्टमेंट ईयर हो गया तो उसके अंदर बताया गया था कि असिस्टमेंट ईयर 20-21 से आप एनआरआई में और आरआई में फर्क करना बंद कर दीजिए, आरआई के जो प्रोविजन वही एप्लीकेबल कीजिए। तो आरआई का प्रोविजन ये था कि यदि आपने टीडीएस नहीं जमा कराया तो 30% आपको डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो 30% आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो अब आगे इसने क्या बोलता है, लेकिन उसके अंदर ये प्रोविजन और था कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न करने की जो फाइल लास्ट डेट है उस तक आप जमा करा देते हो तो पूरा 100% अलाउ हो जाएगा आपको। तो हम बात करें कि अभी हमें जो आंसर देना है, वो आंसर हमें देना है कि प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए हमें आंसर देना है, क्योंकि हमारा असिस्टमेंट ईयर जो ऊपरी क्वेश्चन में दिखा था ना, असिस्टमेंट ईयर 20-21 दिया हुआ है कि हम जो ये चार्ट जो तैयार कर रहे हो वो असिस्टमेंट ईयर 20 किस लिए तैयार कर रहे हो, 20 ईयर का मतलब गया कि प्रीवियस ईयर आपको कितना 19-20 खर्चे के रूप में बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इन्होंने बोला कि 8,000 पेड मेड प्रीवियस ईयर 18-19 एंड 19-20 एंड 12,000 वर सेंट। देखिए इन्होंने आगे बताया गया है कि TDS ऑफ 8,000 वॉज मेड प्रीवियस ईयर 18-19 एंड 19-20 एंड 12,000 वर सेंट। तो मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो हमने जो TDS था वो हमने जमा करा दिया पूरा का पूरा, उसको 12,000 रुपये काट कर सेंट उसको बेच कर दिए। देखो कहाँ से मैं कैसे मिटाऊँ इसे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। देखिए मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। अब 20,000 की वापस बात आई, एक और से लीजिए 20,000 तो 18-19 की हो गई, तो हमें ये पहले बता दिया कि डिसअलाउ हो गई है तो ये इसका काम खत्म। फिर 19-20 की बात आई तो 19-20 का जो TDS था वो 8,000 रुपये था, वो कर दिया हमने उसी ईयर में चुका दिया प्रीवियस ईयर 19-20 के अंदर, और 18-19 का और 19-20 का, और 12,000 उसको 12,000 रुपये चुका दिया आपने। तो यहाँ बात की जा रही है यहाँ पर
TDS डिपॉजिट 31 मार्च 2020 के, तो 31 मार्च 2020-21 को हमने TDS को जमा भी करा दिया। अब आपको बात ये है कि 18-19 में जो अमाउंट डिसअलाउ थी उसका TDS अभी 19-20 में जमा करा दिया, तो 18-19 के 20,000 रुपये भी इस ईयर में अलाउ होंगे और इस ईयर का तो इसी ईयर में जमा कराई दिया आपने, तो दोनों अमाउंट का जो TDS है वो जमा करा दिया। तो इस ईयर के अंदर प्री असिस्टमेंट ईयर 20-21 में जब हम वर्किंग कर रहे थे तो असिस्टमेंट ईयर के अंदर 20 और 20 40,000 पूरे खर्चे के रूप में अलाउ होंगे। कौन से 20 नए वाले 20 तो अभी कभी अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि इस साल का जो भी इनका TDS था तो अभी कभी हमने जमा करा दिया। पिछले साल का जो हमने जमा नहीं करता, जो 100% में डिस अलाउ हो गई थी, वो भी अपने इस साल जमा करा दिया। 30% की बात यहाँ इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पर जमा कराई दिया ना, तो 30% की बात यहाँ पर आएगी नहीं, क्योंकि इस साल का इस साल जमा कराई दिया। और पिछले साल का 100% डिस अलाउ हो गया था, उसने पिछले साल जमा नहीं कराया था, उसका अब जमा करा रहा है तो अब अलाउ हो जाएगा वो, तो 40,000 रुपये यहाँ पर अलाउ का आंसर बन गया है। इसके बाद में बात करते हैं, ही परचेज स्टेशनरी 25,000 फ्रॉम हिज ब्रदर थ्रू कैश, है ना, बट इट इज द स्टेशनरी वाज परचेज फ्रॉम सम वन एल्स, इवन इट वुड हैव बीन परचेज फॉर रुपये 10,000 ओनली। तो देखिए बात कर गई कि इसने अपने भाई से ही स्टेशनरी परचेज करी जो कि 25,000 रुपये के अंदर परचेज करी, और यदि कैश के अंदर परचेज करी और यदि किसी और से परचेज करता 10,000 में ही परचेज कर सकता। तो क्या दो प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप समझिए इसको, है ना। इसमें दो रूल्स आपको रेगुलेशन हो रहे हैं, कि मैं सेक्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ सेक्शन भी यदि बात करूँ तो एक सेक्शन था 40A था, है ना, 40A2 था और एक 40A3 था, ऐसा कुछ रूल है, ठीक है। उस रूल के तहत ही 40A में अंदर बता गई थी इस चीज़ें, A2 है और A3 है, ठीक है। आप सेक्शन मत याद कीजिए। अब यहाँ बात आती है कि दो प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं, कि पहले तो कि पेमेंट कैश में कर रहा है 25,000 रुपये ज़्यादा, तो हमारा सिंपल सा रूल ये है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट यदि आप कैश में करते हो तो 100% डिसअलाउ हो गया वो, ठीक है। एक प्रोविजन तो ये हो गया आपको भाई 100% डिसअलाउ, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि यदि ये आपको बाजार की ब्रदर की अपेक्षा बाजार से खरीदे 10,000 का आराम से मिल जाता। 10,000 का पेमेंट यदि आप कैश में भी करते हो तो वो अलाउ हो जाता है, ठीक है। तो 10,000 तो इसलिए अलाउ हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि 25,000 रुपये का जो चीज़ है वो आराम से 10,000 में मिल सकती है, और अपन 10,000 को माने तो 10,000 कैश के अंदर भी अलाउ है, तो 10,000 यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ दो बातें आ रही है। इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो 25,000 रुपये पूरे का पूरा पहला प्रोविजन एक्ट एप्लीकेबल कर देगा कि 25,000 रुपये आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है, पूरा 100% नोट अलाउ। वो चाहे तो एक काम ये कर सकता है कि वो ये बोल सकता है कि 10,000 रुपये के अंदर आपको अलाउ हो जाएगा। 10,000 रुपये इसलिए अलाउ होगा कि 10,000 रुपये रीजनेबल रेट है, वो 10,000 रुपये तक का कैश पेमेंट भी आपको अलाउ है, वो इसलिए फिर वापस अलाउ हो जाएगा, तो 10,000 रुपये तक की छूट भी दे सकता है आपको। मतलब इस रूल को एप्लीकेबल पहले करे कि मार्केट वैल्यू वाली जो कंसेप्ट उसको पहले ले आया कि मार्केट वैल्यू 25,000 की जगह 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये आपको अलाउ हो सकते हैं। 25,000 तो हम किसी हालत में अलाउ ही नहीं होंगे, 25,000 तो पेमेंट का उसका कभी अलाउ ही नहीं होंगे। और इस रूल को यदि पहले ले आया था कि 10,000 रुपये, तो पहले तो वैल्यूएशन 25 से 10 पे ले आया और 10,000 का कैश पेमेंट भी अलाउ है, तो इस कारण ही 10,000 रुपये अलाउ हो जाएगा। तो आप यहाँ को आंसर दो प्रकार से बन सकते हैं कि 25,000 इसमें वो सॉरी 50,000 पूरा नोट अलाउ हो गया और 10,000 रुपये अलाउ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आती, लेकिन कंसेप्ट आपको समझना जरूरी था क्योंकि यहाँ दो आंसर बन रहे हैं यहाँ पर। तो अभी फिलहाल आप ये तो क्वेश्चन बीकॉम तो एजम्पशन लिख सकते हैं कि हमने क्या मानकर आंसर दिया है, तो यहाँ जिससे आंसर दिया हुआ है 10,000 अलाउ। इसके बाद में बात की जाएगी हमारे पास में, ही परचेज सम गुड्स फ्रॉम ए रिलेटिव 90,000 विच कैन बी परचेज 80,000 ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो 80,000 रुपये यहाँ अलाउ हो जाएंगे, चाहे उसने 10,000 से रिलेटिव से लिया है तो हमें महंगा ले लिया उसने, हम यहाँ पर 80,000 रुपये अलाउ कर देंगे। ही ऑप्टेन हाउस रेंट फ्रॉम हिज नेपू 9,000 2,000 रुपये पर मंथ के ऊपर, और 25 रुपये पर मंथ उसका नॉर्मल कंडीशन चार्ज था। तो आपने कम पे ले लिया तो फिर आपको कमी अलाउ होगा, ये तो अच्छी बात है ना, कम पे लिया है तो इनकम डिपार्टमेंट ज़्यादा हमको नहीं देगा। ही परचेज गुड्स से क्रेडिट हिज फ्रेंड, उधार पे अपने फ्रेंड से लिया 15,000 वर ड्यू ऑन बिल 8,000 और 7,000। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए मैं दोबारा वापस पढ़ूंगा इसे। अपने दोस्त से इन्होंने क्रेडिट ले लिया 15,000 रुपये के ड्यू हो गए, उसके दो बिल इन्होंने रिसीव किए थे 8,000 रुपये 7,000, मतलब दो बार माल लिया था 8,000 7,000 का, दो बार मिल गया, और पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ कैश के अंदर कर दिया, अलाउ होगा ये पूरा, क्योंकि पर डे पर पर्सन और पर ट्रांजेक्शन और वर्ड है इसमें आ गया इसके अंदर कि बिल अलग अलग, वही 8,000 रुपये अलग बिल लिए, 7,000 अलग बिल है, 15,000 रुपये हमने दिया, लेकिन 15,000 पूरे पूरे अलाउ हो जाएंगे आपको, क्योंकि दो बिल आ गए आपके पास में, 8,000 का अलग बिल है, 7,000 का अलग बिल है। ही डिपॉजिट GST और 40,000 इन कैश, ये GST है, कैश में पेमेंट करना भी अलाउ होता है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि GST डिपार्टमेंट है वो कैश के अंदर आपसे पेमेंट लेता ही नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन GST का यदि आप पेमेंट कैश में भी करते हो तो GST को तो एक टैक्स डिपार्टमेंट है तो इनको अलाउ है। मतलब इन एग्जीबिशन ही परचेज गुड्स ऑफ 40,000 इन 30,000 इन कैश, तो आपने पूरा 100% डिसअलाउ हो जाएगा, चाहे एग्जीबिशन लगो चाहे कुछ भी लगे, आपने चाहे 40,000 30,000 लिया, चाहे आप फायदे की बात कर रहे हो, लेकिन आपने नगद में पेमेंट लिया तो नोट अलाउ हो गया। ही
पेड 50,000 फॉर ए टेक्निकल कंसल्टेंटी टू हिज फ्रेंड बाय अकाउंट पे डीडी हु इज ए नॉट ए रिलेटिव वाइल इट चार्ज शुड बी 40,000 ओनली। यदि टेक्निकल चार्ज इन कंसल्टेंट ने पे की है 50,000 रुपये, अकाउंट पे डीडी से चेक भी की है, अकाउंट पे डीडी से यदि आप पेमेंट कर दे हो आप वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है इसने रूल ये एप्लीकेबल कर लिया कि अकाउंट पे से जो पेमेंट करें वो अलाउ हो जाता है सारा, तो 50,000 रुपये यहाँ पर अलाउ हो जाएगा। हालांकि मार्केट वैल्यू से 40,000 अलाउ होना चाहिए, तो वापस इसने दो कंसेप्ट लगा लिए। तो यहाँ पर है ना मतलब टैक्स का बेनिफिट ज़्यादा देने के लिए ये वाला कंसेप्ट लगा लिया कि 50,000 अकाउंट पे ही से इसका पूरा अलाउ कर दिया। इस रूल को साइलेंट रख लिया इसने इसमें इस आंसर के अंदर। ही ऑप्टेन ए लोन, 2 लाख रुपए का लोन लिया इन्होंने 1/4/2019 को। ही पेड इंटरेस्ट 30,000 क्रॉस चेक। देखो क्रॉस चेक से दिया, अकाउंट पे ही क्रॉस चेक नहीं है। क्रॉस चेक का मतलब उसके 2 लाइनें खींच दिया, उससे कोई भी मैं मेरे अकाउंट लगा सकता हूँ, आप आपके अकाउंट लगा, कोई भी किसी का अकाउंट लगा सकता है। अकाउंट प्रॉपर अकाउंट पे ही चेक नहीं था वो, मतलब कि पर्टिकुलर इसी अकाउंट में जाए किसी अकाउंट के अंदर कैश लगा सकता है उससे, तो वो इस कारण पूरा 100% डिसअलाउ हो जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आगे यहाँ रेट में और डिफरेंस बोला कि यहाँ 30 की जगह 20% पे ही मिल जाता, लेकिन हम इस बात पे आएंगे नहीं, वो 100% डिसअलाउ कर दिया हमने। 1 अक्टूबर 2019 को ही परचेज ए मशीन फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम हिज सन फॉर 1 लाख रुपये वाइल परचेज ऑर्डिनरी कोर्स 90,000। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोले भाई, ये माने कि 1 लाख रुपये आपने अकाउंट पे ही चेक से ही दिए, तो 1 लाख रुपये पूरा आपको एक्सपेंस के रूप में क्या कैपिटल एसेट्स के रूप में लाओ जाएगा, और ऐसे प्लांट और मशीन के ऊपर 15% डिप्रेशन या खर्चे के रूप में 15% डिप्रेशन आपको लाभ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को लिया है, तो आपको 4 अक्टूबर से पहले ले लिया आपने, तो पूरे 180 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं आपको, तो पूरे 15% में पूरे साल भर का आपको डिप्रेशन आपके यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1 लाख पूरा खर्चा नहीं है आपका। पहली बात 1 लाख रुपये हमने यही मानेंगे अकाउंट पे चेक से ले लिया, तो अकाउंट पे चेक से होने के कारण अपन ये मान लेंगे कि ये पूरा 1 लाख रुपये वैलिड ट्रांजेक्शन हो गया हमारे पास में। तो 1 लाख रुपये हमारे खर्चा नहीं, क्योंकि कैपिटल एसेट बन उसके ऊपर हमको डिप्रेशन लाओगा। ही ऑन 1 अक्टूबर 2019 ही परचेज ए मशीन फॉर प्रोडक्शन 60,000 इन कैश। तो मशीन ले ली 60,000 रुपये कैश के अंदर, तो ये भी डिसअलाउ हो जाएगा पूरा 60,000 रुपये, क्योंकि आपने डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि हमने नगद में लिया हमने नहीं। लेकिन इसके अंदर तो ये ना मशीन ली है ना उन्होंने, तो मशीन भी पूरी डिसअलाउ हो गई है, ठीक है, मशीन ही पूरी डिसअलाउ हो गई है। तो यहाँ पर देखिए 20,000 रुपये नगद खर्ची करी, तो वो पूरा डिसअलाउ कर दिया, इस कारण उसके ऊपर है ना डिप्रेशन भी यहाँ पर अलाउ इसको नहीं किया गया है। अब अपन बात करते हैं आगे। ही सोल्ड गुड्स ₹20,000 ही सिस्टर इन 15,000। तो सिस्टर को इन्होंने 20,000 वाला 15,000 के अंदर ही दे दिया, तो 5,000 वजह से घाटा सा लग रहा है अपन को यहाँ पर, तो अलाउ नहीं होगा यहाँ पर, ऐसे कोई चीज़ अलाउ नहीं है। आप कम में बेच रहे हो तो बेचो, आपकी खुशी की बात है, खूब बेचो कम के अंदर। ही पेड है टेक्निकल फीस 70,000 टू NRI आउटसाइड ऑफ इंडिया। टेक्निकल फीस दिया हमने, खर्च को दिया, NRI ऑफ इंडिया को दिया है, तो एंड 1 लाख रुपये टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोथ केस TDS वर रिक्वायर्ड, नो TDS वर देयर ऑफ लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ रिटर्न। जो लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की, तब तक भी आपने इसका TDS काट कर जमा नहीं कराया है, तो नहीं जमा कराया है, इस कारण आपको दोनों के रुपये ही, पहला जो एक्सपेंस है वो NRI को करने के कारण 100% डिसअलाउ हो जाएगा, दूसरा है वो इंडिया में ही है रेसिडेंट, इस कारण 30% डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये 70,000 लिखोगे, फिर 70,000 डिसअलाउ, 1 लाख लिखोगे, माइनस नीचे करो 30,000, क्योंकि 30% डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी आपको रिमेनिंग आपको अलाउ हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इनके अलग अलग तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर ना 2 रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं, 3 रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है इनकम टैक्स ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो किसको सही मानता है, किसको सही मानता है। तो ये आंसर थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरे दावे से बोलता हूँ किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, वो कभी नहीं पूछ जाते हैं। यदि पूछ भी लेते हैं गलती से, तो अंत में उनको डिलीट होता है, इनके बोनस नंबर मिलते हैं। तो आप इनके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, इनसे हम डरेंगे नहीं बिल्कुल कि हम इस पर क्या करें। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो 99% उनको अच्छी चीज़ें उनको आप बिल्कुल याद कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर जाएगा। आज की क्लास में इतना ही होगा। इसके बाद में बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक लास्ट क्लास और होगी हमारी, इसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।